हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां हम आपके साथ जुड़े हैं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। अब आज का टॉपिक आप देख रहे हो एग्जाम वोकैबुलरी है। यहाँ वोकैबुलरी तो हम पढ़ेंगे, लेकिन वो वोकैबुलरी जो हमारे एग्जाम्स में आज तक आ चुकी है या फिर रिपीट किए जाती हैं। जैसे आप सब जानते हैं एसएससी की जो वोकैबुलरी सेक्शन है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेक्शन है वो ऐसा है कि ऑलमोस्ट कुछ वोकैब्स ऐसे होते हैं जो एवरी ऑल्टरनेट ईयर्स रिपीट होते हैं। अब इस सेक्शन से मार्क्स कहाँ आता है, कितना आता है? अगर प्री की बात करोगे तो यहाँ 5 मार्क्स तक आ सकते हैं, और अगर आप मेंस की बात करते हो तो 10 से 12 से 13 मार्क्स तक का वोकैबुलरी आ सकता है। क्लियर? और ये प्री और मेंस में बराबर चलते हैं। अब इन सेक्शंस कौन कौन से हैं जहां से वोकैबुलरी पूछे जाता है? सबसे पहला ही सेक्शन आपको जो देखने को मिलेगा वो है आपका कॉम्प्रिहेंशन। अब ये आपके डिपेंड करता है एग्जाम के ऊपर कि आपको कितने कॉम्प्रिहेंशन आए हैं। अगर 1 से ज्यादा होगा तो ये नंबर आपका 10 से 12 हो सकता है ना। कॉम्प्रिहेंशन के जो 2 सेक्शंस होते हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है आपका एंटोनिम्स और साइनोनिम्स, जिसको हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। अब एंटो साइनो से 2-2 मार्क्स हो सकते हैं, मतलब कॉम्पोजिट मार्क्स रख लीजिए लगभग 4। इसके अलावा एमटीएस और सीएचएसएल वगैरह की भी एग्जाम्स की अगर बात की जाए, एसएससी में सीजीएल की बात की जाए, तो भी आपको एंटोनिम्स और साइनोनिम्स अलग से देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो गेट अ वर्ड जिसके मीनिंग को आपको एक्सप्लेन करना होगा, लेकिन उसके लिए भी आपके लिए वोकैबुलरी का जानना बहुत जरूरी होता है। इज दैट क्लियर? ये है एग्जाम वोकैबुलरी का कंप्लीट एनालिसिस। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू योर फर्स्ट स्लाइड। जो पहला वर्ड आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज प्रोफ्लीगेट। प्रोफ्लीगेट एक तरह का एडजेक्टिव है। क्लियर? इसका मतलब होता है वेस्टफुल इन यूज ऑफ रिसोर्सेस। मतलब अगर हम आपसे कह रहे हैं दैट प्लीज डू नॉट प्रोफ्लीगेट, तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्लीज रिसोर्सेस को वेस्ट मत करिए। क्लियर? द नेक्स्ट इज अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल वर्ड एडजेक्टिव की तरह को यूज किया जाता है और इसका मतलब होता है कंफर्मिंग टू व्हाट इज जनरली डन और बिलीव्ड। ये कंफर्मेशन माना जाता है या ये मान लिया जाता है कि ये चीज हमेशा से ऐसी ही की जा रही है और आगे भी ऐसे ही की जाएगी। क्लियर? द नेक्स्ट इज रीप्रूफ। एक तरह का ये एक्सप्रेशन होता है ऑफ ब्लेम और डिसअप्रूवल, या फिर रीप्रूफ देने का आप ये भी मतलब कर सकते हो। देखो पहले तो आप प्रूफ वर्ड को समझो। प्रूफ कब देते हैं? जब आप किसी चीज को साबित करना चाहते हैं। आप रीप्रूफ दे रहे हैं मतलब आप दोबारा से उस चीज को साबित करना चाहते हैं, मतलब आप ये एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि आप ये ब्लेम स्वीकार नहीं करते, या इस एक्सप्लेनेशन को या फिर इस ब्लेम को आप क्या कर रहे हैं, आप डिसअप्रूव कर रहे हैं। क्लियर? द नेक्स्ट इज रिडिक्यूल। ये सिचुएशन के लिए भी यूज किया जा सकता है और पर्सन के लिए भी यूज किया जा सकता है। एट टाइम्स इट वर्क्स लाइक अ नाउन एंड एट टाइम्स इट कैन ऑल्सो वर्क लाइक योर वर्ब इन अ सेंटेंस। रिडिक्यूल का मतलब होता है किसी भी पर्सन को या किसी भी चीज को एक ऐसे लैंग्वेज में बोलना जिससे वो खुद ब खुद अशेम्ड फील करे। क्लियर? जैसे अ सब्जेक्शन ऑफ समवन टू डिसमिसिव लैंग्वेज और बिहेवियर। एक ऐसा पर्सन, आपने किसी ऐसे पर्सन को सब्जेक्ट बना दिया जिसको हंसी का पात्र बना रहे हैं, या फिर जिसके बारे में आप जोक्स मार रहे हैं जो उसे पसंद नहीं आ रहा, या जिसकी वजह से वो अशेम्ड फील कर रहा हो या गिल्टी फील कर रहा हो। तो किसी को भी अगर रिडिक्यूल किया जाता है तो इसका मतलब है दैट आप उस पर्सन को किसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल रहे हो। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट इज इनविगोरेटिंग। नाउ दिस वर्ड ऑल्सो एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है किसी को स्ट्रॉन्ग फील कराना। इट इज मेकिंग वन फील वेरी स्ट्रॉन्ग। इनविगोरेटिंग का मतलब होता है जब आप किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हो या किसी को ऐसी फीलिंग दे रहे हो कि उसके पास हमेशा एक बैकअप है। सो दैट इज इनविगोरेटिंग। द नेक्स्ट इज एग्जैजरेटेड। एग्जैजरेटेड का मतलब होता है रिगार्डेड और रिप्रेजेंटेड एज लार्जर, बेटर और वर्स दैन इन रियलिटी। अगर हम बोलते हैं तुमने इस बात को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया, मतलब मान लीजिए बात इतनी सी कही गई थी लेकिन जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा था उसने बहुत ज्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, तो हम क्या बोलेंगे? प्लीज डू नॉट एक्सजेजरेट व्हाट यू आर सेइंग, है ना। तो एक्सजेजरेट का यहाँ जो मीनिंग आ रहा है इसका मतलब है इतना बढ़ा चढ़ा के रिप्रेजेंट करने का जरूरत नहीं है। तो ये दोनों तरीके से खैर अब यूज हो सकता है। इट कैन ऑल्सो से लार्जर, बढ़ा चढ़ा के बोलना, बेटर मतलब अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना, या फिर बहुत खराब तरीके से रिप्रेजेंट करना भी हो सकता है।
तो आप ये नहीं बोल सकते जो एग्जैजरेटेड वर्ड यूज हो रहा है वो पॉजिटिव के लिए जाता है या नेगेटिव के लिए। ये एक एडजेक्टिव है और ये मीनिंग दोनों तरीकों से दे सकता है। क्लियर? द नेक्स्ट इज ऑब्सीक्यूअस। ऑब्सीक्यूअस इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स ओबीडियंट और अटेंटिव टू एन एक्सेसिव और सेवराइल डिग्री। जो सर्वियल डिग्री होती है, अगर आप उस लेवल तक ओबीडियंट है देन यू आर ऑब्सीक्यूअस। ठीक है, अगर हम बोलते हैं ऑब्सीक्यूअस नेचर इज फेवरेट ऑफ ऑल, ठीक है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो उसका नेचर है वो बहुत ओबीडियंट है और इट इज वेरी अटेंटिव। द नेक्स्ट वर्ड इज आर्डस। आर्डस या फिर अर्डोस वर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है एंड इट मीन्स समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट और टायरिंग। ये वर्ड पर्सन के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बोलते हैं टुडे आई फील अर्डोस, मतलब आई एम फीलिंग वेरी डिफिकल्ट, या फिर दिस वर्क इज टू अर्डोस फॉर मी टू डू। तो यहाँ पे टू अर्डोस मतलब क्या चाह रहा है? अर्डोस का मीनिंग यहाँ पे जाएगा डिफिकल्ट। इट इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू डू। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट इज डेफिएंट। इट मीन्स शोइंग डिफियंस। अब आप बोलोगे दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफेंड करना। डेफिएंट का मतलब होता है एक तरह से किसी भी चीज को डिफेंड करने की कोशिश करना। दिस वर्ड इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। क्लियर? जहां पे आप किसी भी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो या फिर हार्म से बचाने की कोशिश कर सकते हो, तब भी हम डेफिएंट वर्ड को यूज करते हैं। द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रॉम दिस स्लाइड ऑफ कोर्स इज फर्वेंट। नाउ फर्वेंट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव और ये आपके क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है। फर्वेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा पैशन या इंटेंसिटी दिखाना। ठीक है, ईदर यू हैव द पैशन or you are showing the passion and intensity for a particular job. Is that clear? तो fervent का जब use होगा, it will be used to show a passionate or intensity in work. The next is strenuous. Strenuous का word जो है, अच्छा अगर हम simply लिख देते strain, तो strain का मतलब क्या आप समझ रहे हैं? थकान, थकावट, है ना? ये work strenuous है, तो इसका मतलब ये adjective है। ये वर्क कैसा है? स्ट्रेनियस है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, इस काम को करने में बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, इंग्लिश को पढ़ने में मेहनत लग रही है, मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मेहनत हो रही है, तो इट इज स्ट्रेनियस। क्लियर? घर साफ करने में मेहनत हो रही है तो वो भी स्ट्रेनियस हो जाएगा। रिक्वायरिंग और यूजिंग ग्रेट एफर्ट, एनी टर्म दैट रिलेट्स टू स्ट्रेन, ठीक है, वो आपका हमेशा काम के लिए या एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए यूज किया जाता है, तो ये एडजेक्टिव की तरह ही यूज किया जाएगा सेंटेंस में। क्लियर? द नेक्स्ट इज लेथार्जिक। लेथार्जिक का फीलिंग और एक्सप्रेशन हम आपको कैसे बताते हैं, समझिएगा। गर्मी का समय चल रहा है, ठीक है, बाहर लू चल रही है, आप सिर्फ सीढ़ी से चल के ऊपर आ जाइए, आपको लगेगा कि आज आपकी बॉडी बिल्कुल जवाब दे चुकी है ना? यू फीलिंग वेरी नम, वेरी लो, और आपको लगेगा कि आपके बॉडी में एनर्जी लैक कर रहा है। आपकी बॉडी क्या लैक कर रही है? एनर्जी। तब जो स्टेट होता है उसको लेथार्जिक कहते हैं। थकान, दिन भर दिवाली की सफाई करके आप थक गए, लेथार्जिक, यू फीलिंग लेथार्जिक, मतलब यू नॉट फीलिंग फुल ऑफ एंथुजियाज्म एंड एनर्जी, आपकी बॉडी बहुत ड्रेन्ड फील कर रही है। ठीक है, तो लेथार्जिक अगर यूज आएगा तो थकान, थकावट या ड्रेननेस, लोनेस, नमनेस के लिए भी यूज किया जा सकता है। दिस वर्ड इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन योर सेंटेंसेस। क्लियर? द नेक्स्ट इज रिवाइल। रिवाइल इज अ वर्ब। अब वर्ब है मतलब ये एक्शन को रिलेट कर रहा है। क्रिटिसाइज इन एन अब्यूसिंग और एंग्रीली इंसल्टिंग मैनर। रिवाइल का मतलब होता है जब आप किसी को बहुत ज्यादा बैकलैश दे रहे होते हो या फिर आप उन्हें बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे होते हो, विच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स एंगर एंड यू आर एक्चुअली पुटिंग दैट पर्सन इन एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन। यहाँ पे इंसल्ट की जाती है, मतलब प्रॉपर्ली आप पर्सन की इंसल्ट कर रहे हो, उसको एम्बैरेस कर रहे हो, देन दैट इज रिवाइल। Clear? The next is impeccable. Impeccable word is used as an adjective and it is used in accordance with highest standards. This dress looks impeccable. मतलब अगर इस ड्रेस की फैब्रिक या इसकी क्वालिटी या इसके लुक की बात की जाए तो it looks impeccable, मतलब उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई रखे गए हैं। Clear? The next is omnious, a very important word, also used as an adjective. इस word को भी हम adjective की तरह यूज करते हैं। It is giving a worrying expression that something bad is going to happen. इस वर्ड को याद अगर रखना है तो आप इससे रख सकते हैं, ओमेन। ओमेन का मतलब होता है जब भी कोई चीज बुरी होने वाली होती है, इविल या ओमेन, तो हम उसे ओमेन कहते हैं। ठीक है,
जैसे कि हम कहते हैं ना कि दिस गोज एज एन इविल ओमेन, इसको मत करिए। जैसे अगर ब्लैक कैट पास कर जाए तो हम क्या कहते हैं, इट्स नॉट अ गुड साइन, इट्स एन ओमेन, मतलब ये बुरा कुछ हो रहा है। तो ऐसा एक्सप्रेशन जहां पे कुछ बुरा है या ये सोच आती है कि कुछ बुरा हो जाएगा, समथिंग विच इज बैड एंड कैन हैपन इन द फ्यूचर, उसको हम कहते हैं ओमनियस। द नेक्स्ट इज ऑफिशियस। ऑफिशियस वर्ड ऑफिशियल से आता है, ये वर्ड ऑफिशियल से आता है और इसका मतलब होता है अगर कोई चीज ऑफिशियली कही जा रही है तो हम क्या मानते हैं कि इस चीज को मानना पड़ेगा, मतलब इसके साथ लॉ जुड़े हुए हैं, इसके साथ अथॉरिटीज के सिग्नेचर्स जुड़े हुए हैं, है ना, उनका कमांड जुड़ा हुआ है। ऑफिशियस वर्ड भी ऑफिशियल से आता है, इसका मतलब ये भी लीगल है और यहाँ पे असर्टिव अथॉरिटी होती है इन अ डोमिनेटिंग वे, मतलब यहाँ पे जो अथॉरिटी ने आपसे कह दिया आपको उसे मानना ही पड़ेगा एंड यू विल हैव टू बी डोमिनेटिंग। आपको फील होगा कि वो आपको अपने एक्चुअली इस डिसीजन से डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। क्लियर? बट ये ऑब्वियस ही चीज है कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या हायरार्की में काम करते हैं तो ऑफिशियस जितनी चीजें होती है, समथिंग विच वी ऑल्सो कॉल इन इंग्लिश एज रिटन इन पेपर एंड पेन और ब्लैक एंड व्हाइट, है ना। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है पेन एंड पेपर को यूज करके जिस इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट किया जाता है उसे हम ऑफिशियस कहते हैं। अब माना ये जाता है कि ये जो चीज है ये अथॉरिटी से रिलेटेड होती है जिसको सबको मानना पड़ता है। क्लियर? तो याद रखने का सबसे आसान तरीका अगर होगा तो वो होगा सीधे सीधे वर्ड बिठा दो ऑफिशियल। क्लियर? द नेक्स्ट इज अबॉर्टिव। आपने अबॉर्शन वर्ड सुना है, उसमें आप क्या समझते हैं कि आप जानबूझ के किसी चीज को, जो जब कोई विमेन कंसीव कर लेती हैं तो अगर हम कहते हैं कि मंथ्स के पहले अगर आप अपने बेटे या बच्चे को अगर आप खराब करवाते हो या फिर आप उनको बर्थ नहीं देना चाहते हो, तब जो मेडिकेशन आप यूज करते हो, ठीक है, ताकि वो जो फीचर्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, उसको अबॉर्शन कहते हैं। अबॉर्टिव वर्ड उसी से आया है। इसका मतलब होता है जो एक्चुअल रिजल्ट है वो सामने नहीं आता। हियर यू हैव फेल्ड टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड रिजल्ट, मतलब जो मान लीजिए अगर हम बेबीज की बात करें तो जो बेबीज आते 9 मंथ्स के बाद वो नहीं आ पा रहे, मतलब जो मेन रिजल्ट है वो नहीं हुआ एंड यू हैव एक्चुअली फेल्ड टू प्रोड्यूस द रिजल्ट। क्लियर? वैसे जो ये वर्ड यूज किया जाता है सेंटेंसेस में, ये फॉल्टी एक्सप्रेशंस के लिए यूज किया जाता है जहां पे किसी पर्सन को गिल्ट दिखाया जाता है, जिसमें किसी तरीके का गिल्ट या पर्सन को गिल्टी दिखाया जाता है। द नेक्स्ट वर्ड इज मैस्टिकेट। मैस्टिकेट एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है कि चबा चबा के खाना। ठीक है, ये अक्सर अगर आप किसी भी ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे जब आप स्टमक का इशू लेके जाते हो या फिर आप हेयर इशू लेके जाते हो, इनफैक्ट स्किन इशू के लिए भी वो बंदा एक ही चीज बोलेगा, वेट लॉस करना है तो सबसे पहली चीज करिए, खाने को देर तक च्यू करिए। इससे क्या होता है, खाने का टेस्ट करने का मन ही नहीं करेगा। तो वो कहते हैं प्लीज कीप ऑन मैस्टिकेटिंग योर फूड। जैसे गाय क्या करती है, शी मैस्टिकेट्स, है ना। तो यहां पे ये वर्ड जो जा रहा है वो फूड को च्यू करने के लिए यूज किया जाता है। द नेक्स्ट वर्ड इज चोक। चोक वर्ड आपके सेंटेंस में वर्ब भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। अचानक से अगर हम एक छोटे से कमरे में आपको बंद कर दें और हम हर जगह से एयर और वेंटिलेशन बंद कर दें, ठीक, अचानक से पहले आपको गर्मी लगेगी, फिर आप सफोकेशन फील करोगे और शायद कुछ देर के बाद आप ब्रीथ जब नहीं कर पाओगे तो सांस अंदर इनहेल नहीं कर पाओगे। ये जो एक स्टेट आता है ह्यूमन का, उसको हम चोक कहते हैं। क्लियर? अब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा इंग्लिश में? इसे हम बोल सकते हैं दैट यू आर हैविंग अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग because someone is blocking the throat or due to a lack of air. This can happen because of 2 reasons. एक तो physical reason, मतलब कोई जानबूझ के आपके गले दबाने की कोशिश कर रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम जनरली गले का जो मिड पॉइंट है उसको बंद करते हैं। इससे क्या होता है, एयर का जो कट होता है वो हमारे जो वेन्स होता है उसके साथ हट जाता है, जिसकी वजह से एयर अंदर जा नहीं पाती, है ना। तो एक उसकी वजह से चोक होता है और दूसरा when you actually have insufficient air to breathe. Clear? The next is anonymity. Anonymity आपने देखा होगा कई बार आप लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या अलग अलग इंस्टाग्राम पे आप लोग अलग अलग कोड्स देखते हैं जिसके नीचे नाम नहीं लिखा होता, लिखा होता है अनोनिमस। ये अनोनिमस कौन है? दिस पर्सन डजंट वांट टू रिवील हिज आइडेंटिटी। ये पर्सन एक अननोन पर्सन है। तो अनोनिमिटी जब यूज किया जाएगा आपके सेंटेंस में वो अननोननेस के लिए यूज किया जाएगा। क्लियर? द नेक्स्ट वर्ड इज एक्यूट। एक्यूट का 2 मीनिंग होता है, एक तो होता है एक्यूट इलनेस, मतलब बहुत ज्यादा सीवियर इलनेस, दूसरा होता है श्रूड। ये बहुत कम यूज करने को मिलता है या देखने को मिलता है। एक्चुअली जो एक्यूट वर्ड है ये एडजेक्टिव
और नाउन दोनों के लिए जाता है। एक तो सबसे जो कॉमन हम यूज करते हैं कि दिस गोज फॉर एक्यूट इलनेस या फिर सीवियर डिसऑर्डर, ठीक है, उसके लिए जो यूज करते हैं इंटेंसिटी, जिसकी इंटेंसिटी या डिग्री बहुत ज्यादा हाई होती है, एक तो अक्यूट वो है, ठीक है, जहां पे लिखा जा रहा है प्रेजेंट और एक्सपीरियंस टू अ सीवियर और इंटेंस डिग्री, दैट इज एक्यूट। अपार्ट फ्रॉम दिस इट कैन ऑल्सो शो श्रूडनेस, कनिंगनेस, ठीक है, अगर कोई कनिंग है तो भी हम बोल सकते हैं दिस पर्सन इज क्वाइट एन एक्यूट पर्सन, बिवेयर ऑफ हिम, मतलब वो पर्सन बहुत श्रूड या फिर बहुत ज्यादा कनिंग है। क्लियर? द नेक्स्ट वर्ड इज इंसोलेंट। इंसोलेंट वर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। इसको आप सीजीएल में कई बार देखे होंगे। अगर आप सीजीएल वगैरह के पेपर्स को सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर के, तो आपको इंसोलेंट वर्ड कई बार मिलेगा। दिस शोज अ रूड एंड एरोगेंट लैक ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब यहाँ पे जो पर्सन है, एक तो वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा, दूसरा वो बहुत ही रूड और एरोगेंट भी साउंड करता है। यहाँ पे जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा रूड या फिर एरोगेंट भी साउंड करता है, तब हम जाके जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज इंसोलेंट। द नेक्स्ट इज कंपेल। दो मीनिंग निकल सकते हैं, ठीक है, हमने तुम्हें उकसाया, हमने तुम्हें इतना उकसाया कि तुमने सही में जाके सामने वाले को चार बार अपने थप्पड़ मार दिया, ठीक। दूसरा, हमने सिर्फ बोला जाओ जाके मार आओ ना, तो आपने जाके मार दिया। कंपेल का दो मीनिंग आता है। यहाँ पे या तो आप फोर्स कर रहे हो किसी पर्सन को कुछ करने के लिए, ठीक है, या फिर आप ऑब्लाइज कर रहे हो किसी पर्सन को कुछ करने के लिए। इज दैट क्लियर? कंपेल का दो मीनिंग आएगा। नॉर्मली हम लोग कंपेल वर्ड को कब यूज करते हैं? जब हम बोलते हैं कि हिज पेरेंट्स कंपेल्ड हिम टू मैरी दिस गर्ल। हम कैसे बोलते हैं कि उसके पेरेंट्स ने फोर्स कर दिया था कि उसे इसी लड़की से शादी करनी है, वो और किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए, तो कंपेल वर्ड का मतलब हो जाएगा फोर्स या फिर ऑब्लाइज्ड और समवन टू डू समथिंग। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव पेशेंट। पेशेंट जो वर्ड है वो नाउन है। क्लियर? दैट इज यूज्ड एज अ नाउन। अब ये नॉर्मली यूज किया जाता है क्रिएटिव लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनके अंदर पैशन या लाइकिंग किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा होता है। जैसे अगर हम बोलते हैं सीता इज अ पेशेंट इन सिंगिंग, तो इसका मतलब हम ये मानेंगे कि उसकी जो लाइकिंग है, हैज अ पेशेंट फॉर सिंगिंग, तो हम मान जाएंगे कि उसकी लाइकिंग है किसके लिए, उसकी हैबिचुअल लाइकिंग है सिंगिंग के लिए, वो इसे पसंद करती है। जैसे पोएट्स जो होते हैं वो नेचर को पसंद करते हैं, तो दे आर पेशेंट फॉर नेचर। तो जब नेचर को जब पसंद करने की बात आती है तो हम पेशेंट वर्ड यूज करते हैं। क्लियर? खैर, अब ये वर्ड कई जगहों पे आप लोग देखोगे तो आप लोगों को न्यूज़पेपर में पेशेंट वर्ड अलग अलग इंडस्ट्रियल हाउसेस के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसेस के लिए, या फिर नेशंस में आए किसी नई ट्रीटी या बदलाव के लिए भी यूज किया हुआ देखा जाता है। क्लियर? बट नॉर्मली जो ये मीन करता है वो है अ स्ट्रॉन्ग हैबिचुअल लाइकिंग फॉर समथिंग। द नेक्स्ट इज पॉइग्नेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइग्नेंट वर्ड का मतलब होता है एडजेक्टिव। इट इवोक्स अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट। पॉइग्नेंट का मतलब है आप किसी को समझाते नहीं है, आप एक ऐसे स्टेट पे पहुंच गए जहां पे आप किसी को अपने स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अपनी फीलिंग्स को एग्जैक्टली कैसी है वो नहीं बता रहे। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपके अंदर रिग्रेट भी है, सैडनेस भी है, लेकिन आप ये किसी को शो नहीं करना चाहते। इट्स वेरी हिडन। यू डू नॉट वांट टू शो दिस ऑफ टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू वांट टू कीप इट टू योरसेल्फ। ऐसे इमोशंस या ऐसी फीलिंग्स को हम पॉइग्नेंट कहते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट इज स्नॉबिश। स्नॉबिश वर्ड अगर हम सिंपल वर्ड में बोले तो ग्रुप में चार अगर ऐसे लोग हैं तो एक बंदा जरूर होगा जो बोलेगा मैं आज अपनी ऑडी से आया था, आज मैंने यहाँ पे पैसे खर्च कर दिए, आज मैंने क्रेडिट कार्ड से पैसे वहां उड़ा दिए। वो पर्सन स्नॉब है, ही इज अ स्नॉब। उसे लोग पसंद नहीं करते। या फिर हम कभी कभी बोलते हैं ना कि प्लीज अगर तुम्हारे पास नया नया पैसा आया तो प्लीज डू नॉट बी लाइक अ स्नॉब, डू नॉट एक्ट लाइक अ स्नॉब, या डोंट शो स्नॉबिशनेस। इसका मतलब होता है कि प्लीज प्लीज अमीरों की तरह बिहेव मत करिए, ऐसा एक्टिंग मत करिए जिसकी वजह से ये कुछ गलत फीलिंग आए। ठीक है? यहां पे वो पर्सन वो प्रिटेंड करता है जो वो एक्चुअली नहीं है। क्लियर? द नेक्स्ट इज ओवरस्ट्रंग। ओवरस्ट्रंग का दो मीनिंग होता है। ठीक है? जब आपके पियानो की स्ट्रिंग्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं या फिर अगर आपके पियानो की स्ट्रिंग्स में स्ट्रेस आ जाता है तो हम उसे ओवरस्ट्रंग बोलते हैं। हैविंग स्ट्रिंग्स इन सेट्स क्रॉसिंग ईच अदर ऑब्लिकली। जब आपकी स्ट्रिंग सेट्स में एक साथ ऑब्लिकली क्रॉस करें तो ओवरस्ट्रंग होता है। दूसरा, ये भी टेंशन से ही क्रिएट होता है। अब टेंशन से कैसे याद रखोगे आप? स्ट्रिंग्स में भी टेंशन आएगा ना। अगर आपके देखा आपने कि अगर वो जो स्ट्रिंग्स वगैरह होती है, पियानो की स्ट्रिंग्स जो नीचे लगी होती हैं अंदर की तरफ,
उनमें बहुत टेंशन होता है। क्यों? क्योंकि उसको नीचे जाके फिर ऊपर आना होता है, फिर नीचे जाके फिर ऊपर आना होता है। तो जो नीचे का सेक्शन जिसपे वो स्ट्रिंग्स, जिन पे वो कीज को बिठाया जाता है, वो कैसे साउंड देती हैं? स्ट्रिंग्स के वाइब्रेशन से। अब देखो होता क्या है, इनमें टेंशन डेवलप होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी टोंग को पकड़ के ऐसे सिर्फ स्लाइड कर दे, सिर्फ ऐसे हल्के से, तो क्या होता है, वो उसमें वाइब्रेशन आता है। इससे क्या होता है, स्ट्रिंग पे टेंशन डेवलप होती है। अब आप ऐसा समझ लीजिएगा कि किसी स्ट्रिंग को जरूरत से ज्यादा खींच दिया तो क्या होगा, उस पर टेंशन ज्यादा बढ़ेगा। टेंशन ज्यादा बढ़ेगा तो नर्वसनेस या फिर एक्सट्रीम टेंशन का जो स्टेट होता है उसे हम ओवरस्ट्रंग कहते हैं। हम थक चुके हैं, हम बोलते हैं ना कि हम परेशान हो चुके हैं, अब हम इसे ज्यादा नहीं बियर कर सकते। मतलब आपकी जो स्ट्रिंग्स हैं दे आर ऑलरेडी ओवरस्ट्रंग, वो ऑलरेडी बहुत अपने एक्सट्रीम पे पहुंच गई हैं और आपके पास ज्यादा सहने की शक्ति नहीं बची है। इज दैट क्लियर? So it can be used for both, having strings in set crossing each other obliquely. This is basically used for pianos. And the next is extremely nervous or tense. Clear? The next is gregarious. Gregarious का मतलब होता है you are fond of company and you're very sociable. ठीक है? Gregarious, ये वर्ड गैरुलस से भी आप याद रख सकते हो। गैरुलस हमने क्या पढ़ाया था, ऐसे लोग जो लोग बातूनी बहुत होते हैं, उन्हें बहुत बात करना पसंद होता है ना। ग्रेगेरियस वर्ड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पीपल जिन्हें लोगों की कंपनी या सोशलाइज करना बहुत अच्छा लगता है। उन्हें हमेशा पसंद है कि उनके अगल बगल लोग हों, वो लोगों के साथ घिरे हों, एंड दे आर एंजॉयिंग द सेंटर ऑफ अटेंशन। सेंटर ऑफ अटेंशन से कुछ याद आया? आपको याद होगा हमने आपको एक और वोकैब पढ़ाया था जिसमें हमने आपसे पूछा था कि सेंटर ऑफ अटेंशन को क्या बोलेंगे, जो हमेशा बीच में रहना चाहता है। उस पर्सन को क्या कहेंगे हु ऑलवेज वांट्स टू बी इन द सेंटर ऑफ अटेंशन? द वर्ड वाज सिनोजर। सिनोजर याद रखिएगा, ये एग्जाम में 4 से 5 बार पूछे जा चुके हैं। आप इसको क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे? सिनोजर। ठीक है? सिनोजर इज अ पर्सन हु इज बिलीव्ड टू बी always acting like he wants to be fond of people or always wants to be the center of attention. Clear? The next word is pugnacious. Pugnacious का मतलब होता है तुरंत से तैयार हो जाना और झगड़ा कर लेना। मतलब यहाँ पे आपको सोच के झगड़ा करना नहीं पड़ेगा। अगर आपको कभी भी, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, हम कहते हैं ना नॉर्मली फीमेल्स में ये हैबिट होती है, वैसे आई स्ट्रिक्टली डू नॉट बिलीव दिस, बट ये माना जाता है कि फीमेल्स कहीं भी लड़ लेंगी, है ना। तो पग्नेशियस का मतलब होता है ईगर और क्विक नेचर, where you can argue with any person, like literally you can argue with any person here. The next is accost. Accost is used as a verb, and this question has like repeatedly came in your year 2012, 2014 and 2015 as well. इसका मीनिंग है अप्रोच एंड एड्रेस बोल्डली एंड अग्रेसिवली। अकॉस्ट का मतलब होता है जब आप किसी चीज को एड्रेस करते हो बहुत बोलनेस से या अग्रेशन से, तो हम बोलते हैं अकॉस्ट। क्लियर? स्पेक्यूलेशन जो अभी आप कर रहे हैं, है ना, जो हम कर रहे हैं, हमेशा कोई चीज ऐसी होती है जिसके बारे में हम सोचते हैं कि शायद ये फ्यूचर में ऐसा होगा, तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या एग्जैक्ट बता सकते हैं फ्यूचर में क्या होगा? नहीं, हम सिर्फ स्पेक्यूलेट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ स्पेक्यूलेट कर सकते हैं कि अगर आज आईपीएल हो रहा है तो आज कौन सी मैच जीत सकती है टीम, है ना। इसे स्पेक्यूलेशन कहते हैं। एक ऐसा थ्योरी जो एविडेंस के बिना बना है, जिसके बारे में सिर्फ सोचा जाता है। स्पेक्यूलेशन मतलब आप किसी फ्यूचर इवेंट के बारे में सोचते हैं विदाउट एविडेंस। यहाँ पे किसी चीज के बारे में आपको कुछ पता नहीं होता। जैसे अगर आप बोले कि अचानक आपको क्या लगता है, आप शेयर्स में अगर मार्केट में प्राइजेस लगा रहे हैं तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा? आपने एक टर्म सुना होगा कि मार्केट वाले स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस में बढ़ोतरी होगी, तो हम क्या मानेंगे कि वो लोग ये सोच रहे हैं या उनका ये मानना है कि फ्यूचर में जाके आपके जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो हाइक पे जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है यहाँ पे जो थ्योरी सोची जाती है, आप भी सोच सकते हैं, आप भी तो सोचते हैं ना कि आईपीएल आज होगा नहीं होगा, कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, ये स्पेक्यूलेशन है। कोई एविडेंस है इसका? कोई थ्योरी बनी है इसकी? नहीं। सोच पे आधारित कोई फ्यूचर एक्शन को जब रिलेट करते हैं तो हम स्पेक्यूलेट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट इज एंग्स्ट। नाउ एंग्स्ट का मीनिंग होता है अ डीप एंग्जाइटी और ड्रेडफुलनेस। ड्रेडफुलनेस मतलब यहाँ पे झगड़ा, गुस्सा या डर से भी आ सकता है। ठीक है? एंग्स्ट का मीनिंग याद रखना है तो सिर्फ और सिर्फ एंगर वर्ड से याद रख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इट्स अ डीप फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी। आपको पता होगा कि अगर आपको पता है कि आप फेल हो सकते हैं और आप मार्केट मतलब अपने एग्जामिनेशन हॉल के उस बोर्ड तक जा रहे हैं जहां पे आपका नाम है, जहां आपको पता चलेगा कि आप फेल है या पास, वो क्या फीलिंग आती है अंदर? एक अजीब सा डर आता है ना,
उसे हम एंग्स्ट कहते हैं। वो जब तक आप बोर्ड के पास नहीं पहुंच जाएंगे, जब तक आप अपना रिजल्ट नहीं देख लेंगे, आपको क्या लगेगा कि आप कुछ कैसा लग रहा है, अजीब सा फीलिंग हो रहा है, पेट में अजीब से आपके बटरफ्लाईज आएंगे, है ना, उसे हम एंग्स्ट कहते हैं। एंग्जाइटी से भरा होता है, लेकिन इसमें ज्यादा डर होता है। इस एंग्जाइटी में ज्यादा डर होता है, एक्साइटमेंट नहीं होती। द नेक्स्ट इज सगासिटी। सगासिटी इज यूज्ड एज अ नाउन। सगासिटी जो है, दिस वर्ड इज यूज्ड एज अ नाउन। इट इज अ क्वालिटी ऑफ बीइंग सगेशियस। सगेशियस मतलब संत जैसा, महात्मा जैसा। मॉडेस्ट, वर्ड से इज इट ऑल। द क्वालिटी ऑफ बीइंग रिलेटिवली मॉडरेट। यहां पे किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी फीलिंग को या किसी भी पर्सन के एक्सट्रीम सेंस को नहीं दिखाया जाता। इट्स वेरी माइल्ड, वेरी सॉफ्ट, वेरी मॉडेस्ट। मतलब ये यहाँ पे बहुत हम्बलनेस दिखाया जाता है, वीकनेस दिखाई जाती है, स्ट्रेंथ नहीं दिखाते। क्लियर? ये तो थे आपके आज के वोकैबुलरी सेक्शंस जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट डे और भी बहुत सारे ऐसे सेट्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।